बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस पार्ट 2 की। और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक कल्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है, अब इसमें ऑलरेडी हम जो है वो पार्ट फर्स्ट जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस को देखा था कि ये क्या है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें हमने डिस्कस किया था वॉर को, टाइप्स ऑफ वॉर्स को, ठीक है, और जस्ट वॉर थ्योरी जो थी इसको हमने साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा पार्ट तो आप जरूर देखिए ताकि आपको ये समझ आ सके। आप डिस्क्रिप्शन में या आईआर की प्लेलिस्ट से वो देख सकते हैं। इसमें हम आज बात करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक कल्चर एक्चुअली में है क्या, ठीक है, ये है क्या। दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं किसी भी मुल्क के या किसी भी स्टेट के स्ट्रेटेजिक कल्चर को, कौन सी चीजें मिलकर स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाएंगी। और फिर हम देखेंगे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, और खास करके हम इसमें साथ में हिस्ट्री में देखेंगे कि हमने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली हमने क्या क्या चीजें जो है वो अडॉप्ट की और हमने अपनी सिक्योरिटी को जो है वो कैसे रखा। क्योंकि हमने देखा कि ये सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ये डील किसको कर रहा है, ये ताकत को डील कर रहा है, ताकत हासिल करने को डील कर रहा है। क्यों कि हमने कहा कि भाई ये दुनिया जो है वो अनार्की है, ठीक है, रियलिस्ट ये मानते हैं। तो रियलिस्ट अगर ये मानते हैं कि दुनिया अनार्की है तो ऑब्वियसली उन्हें फिर अगर अनार्की से बचना है तो ताकत चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी तो आप तभी खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी आपके ऊपर भी कोई हमला नहीं कर सकता, या आप एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं, खौफ पैदा कर सकते हैं कि कोई आपके ऊपर हमला ना करे। इसकी प्राइम एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की हम लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डिटरेंस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान के पास भी जो है वो एटमी हथियार है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर ऐसा है कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को ऐसे रखा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि भाई हम भी वापसी पे वही अटैक करेंगे और फिर दोनों मुल्कों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर नहीं करता क्योंकि उसके पास भी सब कुछ मौजूद है। तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है। इसी तरह से हम देखते हैं कोल्ड वॉर के अंदर यूएसएसआर या यूएस था, तो एक कोल्ड वॉर हुई इसीलिए क्योंकि उनके दोनों के जो स्ट्रेटेजिक कल्चर थे एक्चुअली में वो हमें वहां पे ऐसे देखने को मिलेगा, अगर एक ने अटैक किया तो दूसरा करेगा। गो कि ये जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है ये कोल्ड वॉर से बाद में हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला। जैसे मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि जो न्यू रियलिज्म था, ठीक है, जब न्यू रियलिज्म की थ्योरी जो है वो फेल हो गई तो ये 1980s के अंदर आप ये कह लें कि ये थ्योरी हमें सामने देखने को मिली जिसमें स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात की गई, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर आप कोल्ड वॉर के बाद का एक कह रहे हैं, या कोल्ड वॉर जब एंड होने लगी थी तो उस टाइम पे हमें ये स्ट्रेटेजिक कल्चर के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले कि हम क्या स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है और कैसे एक स्टेट जो है वो बिहेव करती है या उसका क्या एटीट्यूड हो सकता है वॉर के अगेंस्ट में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि स्ट्रेटेजिक कल्चर है क्या, ठीक है जी। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसको हम देखते हैं। अब इसे समझने से पहले आपने ये समझना है कि हम ये कहते हैं कि ईच स्टेट इज यूनिक। अब इस बात को जरा समझिए कि हर जो स्टेट है, लेट्स सपोज यहां पे मैं बात करता हूं जी कि कुछ स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स जो हैं, अब हम यहां पे लेते हैं 4 स्टेट, ये है स्टेट ए, ये है स्टेट बी, ये है सी और ये है डी। ये 4 स्टेट्स हैं, ये किसके अंदर है, वर्ल्ड सिस्टम का हिस्सा है, ये यूएन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है और ये स्टेट्स जो हैं, हर सिस्टम, हर स्टेट जो है वो उसका सिस्टम और उसके बिलीव्स और उसका कल्चर दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि हर स्टेट यूनिक है। अब स्टेट ए जो है वो स्टेट बी से डिफरेंट है, किसमें, अपने कल्चर में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अपने रिलीजन में डिफरेंट हो सकता है, अपने एटीट्यूड में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी बनाती हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो अल्टीमेटली जब ये एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी स्टेट ए जो है वो स्टेट बी से डिफरेंट है, तो इसका मतलब जो स्टेट ए का स्ट्रेटेजिक कल्चर होगा वो स्टेट बी से मुख्तलिफ होगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हर स्टेट का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से अब जो सी है उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर कुछ और होगा, क्यों कि वो अपने आप में यूनिक है, और डी जो है स्टेट वो अपने आप में यूनिक है। तो दुनिया के अंदर अगर इस टाइम हम ये कहते हैं कि 205 ममालिक हैं, तो 205 ममालिक में हर एक मुल्क दूसरे से मुख्तलिफ है क्योंकि वो यूनिक है। किस में यूनिक है, अपने कल्चर के अंदर यूनिक है, वो उसका डिफरेंट है जो वो उसने अडॉप्ट किया, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स से। अपने मजहब के अंदर यूनिक है, मे भी मजहब उसका इस्लाम हो, जैसे 57 कंट्रीज हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर भी जो उनकी तालीमात है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं वहां पे, ठीक है जी। अब जैसे हम कहते हैं ईरान है तो वहां पे जो है वो अहले तशी है तो वो उनका अपने अकॉर्डिंगली फिर स्ट्रेटेजिक कल्चर बिल्ड होगा। इसी तरह से हम फिर बात करते हैं जो उनका एटीट्यूड वॉर को लेके, अपने डिफेंस को लेके, स्ट्रेटेजीज को लेके डिफरेंट होगा। तो हर स्टेट यूनिक है। अब अगर हर स्टेट यूनिक है तो उसका कल्चर, उनका ये सारी चीजें यूनिक है, इसलिए वो यूनिक है, इसलिए वो एक्ट भी यूनिक करेगी। तो यूनिक होने की वजह से उनके जो बिलीव्स हैं, जो एतकादात हैं और जो उनका कल्चर है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और ये कल्चर मुख्तलिफ होने की वजह से ही और बिलीव्स मुख्तलिफ होने की वजह से ही हर एक का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है हर स्टेट का दूसरी स्टेट को लेके वो मुख्तलिफ है। इसी तरह से पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए है, ठीक है।
अच्छा, अब हम अगर इसकी रूट्स को समझने की कोशिश करें, एक्चुअली में रूट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या हैं, कि हम थोड़ा सा इसको मजीद समझते हैं क्या है। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक कल्चर को कहा जाता है कि भाई ये बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और फ्यूचर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, और यूज ऑफ फोर्स है। अब इस यूज ऑफ फोर्स को हम यहां पे जरा जो है वो सेपरेट करते हैं। तो यहां पे ये कह रहा है कि भाई जो बिलीव्स हैं किसी भी नेशन के, और उसके ऊपर जो उनका एटीट्यूड है और जो वो प्रैक्टिसेस करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेके, दिफाई हिकमत अमली को लेके, इसको मैं पहले क्योंकि आपको कह चुका हूं कि मैं पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए अगर आप बार बार ये कहें कि भाई ये बार बार क्या स्ट्रेटेजिक कल्चर लगा हुआ है, तो आप पार्ट 1 को देखिए ताकि आपको ये समझ आए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर हम सिंपली दिफाई हिकमत अमली को लेके वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है जंग के अंदर, किस तरह से अपने डिफेंस को लेके जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेटेजिक कल्चर कहते हैं। तो उसके जो बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो मुख्तलिफ हैं, उसकी प्रैक्टिसेस भी मुख्तलिफ हैं और उसकी हिस्ट्री भी दूसरी स्टेट से मुख्तलिफ रही। जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री ऑब्वियसली मुख्तलिफ रही और इसी के अकॉर्डिंगली वो अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करता है कि भाई उसने अगर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने हैं अपने देख के, इश्यूज को देख के, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली तैयार करेगा। लेकिन अगर वो फ्यूचर में डिफेंस को ज्यादा अहमियत नहीं देता बल्कि जो है अपनी इकोनॉमी को ज्यादा देता है, तो वो उसका स्ट्रेटेजिक कल्चर है, क्योंकि समझता है कि वॉर उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके वो एनिमीज, वो थ्रेट नहीं है उसके नेबर में जो पाकिस्तान को है या एक स्पेसिफिक स्टेट को हो सकता है। तो यूज ऑफ फोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यानी कि ताकत का इस्तेमाल एक स्टेट कैसे करेगी इन चीजों को सामने रख के, या ताकत हासिल कैसे करेगी इन चीजों को सामने रख के, यही जो है वो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद डिकोड करते हैं हम। अब बिलीव्स में क्या हो सकता है, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि भाई हमने कह दिया बिलीव्स हैं एक स्टेट के जो स्ट्रेटेजिक कल्चर बनाते हैं। तो देखिए, बिलीव में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक आउटलुक है पाकिस्तान की, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। तो अल्टीमेटली इस्लामिक कंट्री है, तो इसका मतलब हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो इलीट है, हमारे जो लोग हैं, वो इसी के अकॉर्डिंगली सोचेंगे, उनके जो बिलीव्स होंगे वो इस्लामिक आउटलुक के अंदर होंगे। इस्लामिक आउटलुक में हम ये देखते हैं कि जिहाद है, डिफेंस को बहुत अहमियत दी जाती है, वॉर्स को, अपने मुल्क की प्रोटेक्शन को बहुत अहमियत दी जाती है, क्योंकि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं। तो इसी में इसी इस्लामिक लुक में हमारा जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री इलीट है, ठीक है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीड का मतलब जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, सिंपली आप समझ लें कि ये दोनों मिलकर डिसीजन करते हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री मिलकर डिसीजन ले रही है, स्ट्रेटेजिक कल्चर बना रही है और उन्होंने ही डिसीजन लेने, आप आवाम ने तो नहीं लेने। तो ये जो इलीट है इसकी भी आउटलुक जो है वो क्या है, वो इस्लामिक है, चाहे ये खुद इस्लामी हो या ना हो, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्होंने लोगों को कंट्रोल करना है और इलीट का हिस्सा रहना है तो अल्टीमेटली इन्हें लोगों के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए और उनके इमोशंस का पता होना चाहिए। तो इन्हें पता है कि भाई लोग मुसलमान हैं, लोग जिहाद के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, और इंडियन प्रोस्पेक्ट में हम ये चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती हैं कि क्या है कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें हमेशा से दुश्मन था क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, और ये फिर एक वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर जो आ जाती है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई टू नेशन थ्योरी हुई, हमने कौम बनाई। तो जाहिर बात है जब पाकिस्तान की बेस ही टू नेशन थ्योरी के ऊपर है तो फिर वहां पे जो है वो इस्लाम तो सबसे पहले होगा, तो पॉलिटिकल एलीट को तो पता है कि ये सिस्टम है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है बिलीव्स डेवलप होंगे, ये पहली बात। अब हर मुल्क के हिसाब से मुख्तलिफ बिलीव्स हैं, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर हम ये कहते हैं एटीट्यूड क्या हो सकता है, लेट्स सपोज इन बिलीव्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अब अगर हमने ये कहा कि हमारे ये बिलीव्स हैं तो इनके अकॉर्डिंगली फिर हमारा एटीट्यूड क्या होगा कि हमने वॉर के लिए हर टाइम प्रिपेयर रहना है। दूसरे अल्फाज में हम उस वॉर को कहते हैं जिहाद, ठीक है, इस्लामिक आउटलुक है ना, तो अल्टीमेटली इस्लामिक आउटलुक में हम उसे जिहाद कहेंगे कि हमने जिहाद के लिए जो है वो हर टाइम तैयार रहना है। हमारे उलमा हर टाइम हमें एक चीज पे उकसाते हैं, बताते हैं, हमारी मजहबी प्रीचिंग्स हैं, ठीक है, कि भाई जिहाद के लिए तैयार रहना है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो पूरे का पूरा एक कल्चर एटीट्यूड डेवलप होगा। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीइंग इस्लामिक कंट्री फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस हमारे लिए, ये हमारा एटीट्यूड है। इस्लामिक कंट्रीज की प्रोटेक्शन करना वो भी हम अपना जाती मसला समझते हैं, जैसे OIC को हम ये कहते हैं कि भाई उसको यूज किया जाए, ये किया जाए, तो ये सारी ये हमारा एटीट्यूड का हिस्सा है स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर। फिर हम प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो हम देखते हैं पास्ट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हमने क्या किया, कि अगर हम देखते हैं कि हमारी वॉर हुई 1965 की, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर क्या किया, हमारा 1971 की वॉर हुई तो क्या किया, तो हमने ये समझा कि भाई अब वॉर तो हमारे लिए कंपलसरी है, तो अल्टीमेटली हमें अपने आप को ताकतवर करना होगा। तो हमने क्या किया, अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली इस्लामिक आउटलुक में हमने अपने आप को ताकतवर करने का सोचा और हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, ठीक है, हमने अब भी हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारी प्रैक्टिसेस फिर उन वॉर्स को देखते हुए, पास्ट की वॉर्स को, कि भाई इंडिया तो बार बार हमारे साथ जंग कर रहा है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं, तो उसके नतीजे के तौर पर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करते हैं, अपनी वॉर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। हमारी जो आर्मी है फिर उसका एक खास किस्म का आउटलुक है,
पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन है, पूरा आउटलुक है, और इसी तरह से वो अपनी ताकत को खुद भी जो है ना मैनेज करती है, ये समझ के कि भाई हमारी लीडरशिप जो है वो ठीक से काम नहीं करती, तो इसलिए वो अपने अकॉर्डिंगली फिर चीजों को हैंडल करती है, जिसमें हम देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस का प्रॉब्लम है, गो के ये भी हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है कि हम ये देखते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में हम हमारे जो डिफेंस के जो इदारे हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हैं बजाय इसके कि हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें। इसी तरह से हम देखते हैं हिस्ट्री, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री में अब हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो हम इस्लामिक हिस्ट्री से अपने आप को अटैच करते हैं, हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, फलां आए, हर एक मुल्क की अपनी हिस्ट्री है, तो हम उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं उन हीरोज के साथ, इस्लामिक हीरोज के साथ। हम इस तरह से कहते हैं खालिद बिन वलीद बड़े वॉरियर थे, ठीक है, तो हम वहां से डिफेंस की चीजों को वैसे ही अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर रहे हैं कि भाई बहादुरी होनी चाहिए, ऐसा ही है, जुर्रत होनी चाहिए। इसी तरह से फिर हम पाकिस्तान की देखते हैं कि 1947 के बाद जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही, जिसमें हमने देखा वॉर्स हुई, 3 वॉर्स पाकिस्तान लड़ चुका, ठीक है, उन वॉर्स के अकॉर्डिंगली इसका मतलब हमें डिफेंस हर सूरत में चाहिए, और इसका मतलब हमें अलायंसेस भी बनाने हैं। क्यों हम अलायंसेस नहीं बनाएंगे तो हमें वॉर में हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, उसके हिसाब से हमें अपनी सिक्योरिटी भी टाइट रखनी है। तो ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रांग करते हैं और अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करते हैं। ये हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है। और फ्यूचर फिर हम क्या देखते हैं कि भाई हमने डिफेंस को मजीद स्ट्रांग करना है इन फ्यूचर, उसके लिए हमें जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी है। जैसे हम कहते हैं जी हमें चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, लेकिन हम यूएस को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली यूएस हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। बजाय इसके हम जंगों में जाएं, हम कोई ऐसा पार्टनर रख लें जिस वजह से हम जंग ही ना करें, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज आ जाती है, वो भी हमारा वो डिटर्मिनेंट्स हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा हैं। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी स्ट्रेटेजिक कल्चर को जानने की अहमियत क्या है, इसका मतलब फायदा क्या है कि टू नो स्टेट एंड मिलिट्री एक्शंस, कि हम जब इसको जानेंगे तो तब भी हमें पता चलेगा एक स्टेट के और मिलिट्री के एक्शंस क्या हैं। एक्चुअली में अगर हम मिलिट्री को भी स्टेट में जम कर दें, क्योंकि मिलिट्री स्टेट का पार्ट है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में हमें ये कल्चर जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम एक स्टेट के बिहेवियर को देख सकें, एक स्टेट के रवैया को देख सकें। अगर लेट्स सपोज हम इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया हमारे खिलाफ क्या रवैया रखेगा, तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी जो है हम इंडिया के लिए जो है वो उसके अगेंस्ट में हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो एक स्टेट कैसे बिहेव करेगी ये सारी चीजें तय करेंगी, ठीक है, अपने डिफेंस को लेकर खास करके। अच्छा, अब यहां पे ये तो है स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब होप सो आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेटेजिक कल्चर है क्या। अब बात करते हैं जी एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर इन पाकिस्तान की। जैसे मैंने कहा यही चीजें हैं दोबारा जो हमें देखने को मिलेंगी और उसी को हम आगे लेके जाएंगे। तो उसमें देखिए हम ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक कल्चर में क्या है, नेशनल डिफेंस जो है हमारा, ठीक है, कौमी जो हमारा दिफा है, यही हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर है। और हमारा सारा स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो इसी के गिर्द घूमता है कि हमने अपनी सोवरेनिटी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट रखना है। उसके लिए हमारा नेशनल डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए नेशनल स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, कौमी हिकमत अमली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बहुत स्फेयर हैं। इसी के अंदर फिर हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पाकिस्तान का क्या है, कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की है, हम स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेकर बात करते हैं तो हम देखते हैं एक साइड पे हमें पार्लियामेंट दिखाई देती है, ठीक है, दूसरी साइड पे हमें आर्मी दिखाई देती है, ठीक है। इसी तरह से हम फिर ये देखते हैं कि भाई जब डिसीजन मेकिंग होती है तो फिर कहीं ना कहीं ये अलाइन भी होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशंस बीच में आ जाती हैं, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है बीच में, आईएसआई बीच में कहीं आती है। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है। एक्चुअली में जाहिर बात है नेशनल सिक्योरिटी बनाती तो कौन है, पॉलिटिकल लीड बनाती है, लेकिन पॉलिटिकल लीड की हेल्प कौन करता है, सिक्योरिटी लीड उसकी हेल्प करती है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, भाई इस्टेब्लिशमेंट में पावरफुल लोग आ जाएंगे, चाहे वो बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिले, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखने को मिले, या चाहे हमें खासकर हम पाकिस्तान में तो इस्टेब्लिशमेंट हम आर्मी को ही कहते हैं, या आर्मी के हम जनरल को या आईएसआई के चीफ को कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ये क्या फैसला करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी पाकिस्तान की। अगर इन कॉन्टेक्स्ट में बात करें फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन हम देखते हैं, ठीक है, और उसका पर्पस देखते हैं स्टेट के हिसाब से कि भाई क्या पर्पस है और किस तरह से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हम देखेंगे कि भाई हम जो थ्रेट परसेप्शन है उसको हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारा, यानी जो हमें जो चीजें खौफ दिला रही हैं, हमें खौफ क्या चीजें दिलाती हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें इंडिया का पावरफुल होना खौफ दिलाता है। क्यों दिलाता है कि अगर इंडिया हमसे ताकत में ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली हम यहां पे इनसिक्योर हो जाएंगे, तो हमारा जो नेबरहुड है वो हमें इनसिक्योर करता है, ठीक है। तो उसके नतीजे के तौर पे हम फिर खुद को मजीद पावरफुल करने की कोशिश करते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट है, जैसे मैंने कहा इंडिया का हमने जैसे कहा एग्जांपल ली, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम जो फ्रेमवर्क बनाते हैं ये स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है, ठीक है।
हम उस थ्रेट को डील कैसे करेंगे, ठीक है, हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है वो क्या होगी। और जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारा जो भी जनरल आता है तो वो अपनी एक डॉक्ट्राइन लेके आता है, जैसे हमने कहा जी बाजवा डॉक्ट्राइन, ठीक है जी, जनरल बाजवा की जो पॉलिसीज हैं उनको बाजवा डॉक्ट्राइन कहा गया। जनरल राहिल शरीफ थे पहले, तो हमने कहा जी जनरल राहिल शरीफ की डॉक्ट्राइन होगी, मुशर्रफ डॉक्ट्राइन होगी। तो ये हमारी फिर पॉलिटिकल एलीट या खास करके मिलिट्री एलीट जो है, एस्टेब्लिशमेंट, वो तय करती है कि हमने इन थ्रेट्स को डील कैसे करना है, और फिर उसके ऊपर एक खास डॉक्ट्राइन होती है उनकी कि वो फिर उस कल्चर के अंदर डिफेंस को जो है वो तैयार करते हैं। उसमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स की हम जो है वो बात करते हैं। हम कहते हैं भाई हमारी उनकी प्रोटेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि हम एक तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, जो एटमी हथियार हैं, ठीक है, उन हथियारों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे जो बने हुए हैं, और हम मजीद इनमें बेहतरी भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई हम जो है ना अब बना लिए तो बस बेफिक्र हो गए, क्योंकि हमारे चैलेंजेस जो हैं वो सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने तो हैं, अब ये भी हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है कि हम जो है अब पार्ट भी हम साथ में ये भी देखेंगे नॉन प्रोलिफिकेशन जो है, यानी जो हथियारों के रोकथाम की हम जो बात करते हैं एटमी हथियारों की, तो हम उसका भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन हमने उसके में रहते हुए भी जो है या उसके साथ उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना है, ये भी अब हमारा हिस्सा है, ठीक है जी। उसके अंदर हमारे जो स्ट्रेटेजिक कल्चर में हम कैसे बिहेव करेंगे पाकिस्तानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उसमें मैंने कह दिया कि इस्लामिक आउटलुक है, तो पैलेस्टाइन या कश्मीर इशू हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि हम एक तो हम ये कहते हैं कि भाई हम इंटरनल और एक्सटर्नल में जो हमारे मुसलमान हैं, ठीक है जी, उनके लिए हम जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए हम बड़ी इमोशनल कौम है और होना भी चाहिए, खैर अब अपने अपने थॉट्स हैं। इंटरनली हम ये कहते हैं कि हमने खुद को स्ट्रांग करना है, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो कश्मीर को लेके है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान जो है उनका इशू है, तो किसी भी टाइम पे वॉर हो सकती है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। तो फिर अगर हमारे पास जो है वो वेपन्स नहीं होंगे, हमारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो हम कैसे इनको डिफेंस कर सकेंगे। ये तो इंटरनल है। एक्सटर्नल में हम ये कहते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो अगर मसला होता है मुसलमानों का, जैसे फलस्तीन के अंदर है, ठीक है, तो हम वो हमारा मसला है एक्चुअली में, क्योंकि मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब उनकी भी है, तो हम उनकी भी मदद करेंगे। अगर उन्हें कभी मुश्किल होगी, गो कि हम अपनी हालत नहीं संवार सकते, बहुत मुश्किल में जी रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं हम उनकी भी जो है वो मदद करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें फिर देखते हैं। इसमें फिर रोल ऑफ मिलिट्री हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग आती है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पूरे का पूरा एक क्रिएट होता है इसके अंदर, एवेल्युएशन होती है, असेसमेंट होती है, और रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर चीज को देखा जाता है, ठीक है। थ्रेट परसेप्शन जैसे मैं आपको कह चुका हूं कि वो उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंडिया, और साथ में अफगानिस्तान पहले था, अब भी है, गो कि अब तालिबान के बाद थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अब क्या फ्यूचर तालिबान का यहां पे है, क्या वो अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग करेंगे, या इन फ्यूचर फिर से दोबारा वहां सिविल वॉर होगी, और हमारा ये बॉर्डर जो है वो हमारे लिए जो है वो जैसे पिछले 75 साल से जो है वो अनसेफ रहा, फिर से वैसे ही हो जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर डिटरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी। सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिलिट्री के थ्रू ही हम जो है वो आर्मी के थ्रू या हम अपने फोर्सेस के थ्रू अटैक करेंगे, बल्कि हम जहां जहां हमें देखने को मिलेगा कि आईएसआई हम क्या करती है। आईएसआई पाकिस्तान के मफादात का जो है वो उसको प्रोटेक्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर उसका एक अपना पैटर्न है, उसका तरीका है, वो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर के थ्रू जो है वो ये चीजें देखती है। कश्मीरी इशू के ऊपर हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं। अब अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर की, हम इसको ब्रीफली देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर की। तो देखिए इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा हमें दोबारा से इंटरनल, यानी अंदरूनी तौर पे हम क्या रहे, और दूसरा जो है हमें मिलेगा एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नली हमने क्या किया। अब एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं, हम क्योंकि 1947 में आज़ाद हुए, तो उस टाइम पे हमारे जो हालात थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, और 1950s में हमने क्या किया जी, हमने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया अपने आप को पावरफुल करने के लिए। यानी हमने इस यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया। दो ब्लॉक थे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा। यूएसएसआर जो है यहाँ पे एक ब्लॉक था, दूसरी साइड पे यूएसए ब्लॉक था। एक साइड पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी, ठीक है जी, इस ब्लॉक के अंदर, और दूसरी साइड पे हमने ये कहा कि यहां पे जो है वो कम्युनिज्म था या सोशलिज्म था। तो अब यहां पे पाकिस्तान को चूज करना था, या तो यहां जाना था या यहां जाना था। तो हमने क्या किया, हमने चूज किया अमेरिका को, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल और जो हमारी मिलिट्री एलीट थी उसने ये फैसला किया। अब आपको यहां पे इस बात को समझने में हेल्प मिलेगी कि हमारा पॉलिटिकल जो या स्ट्रेटेजिक जो कल्चर है वो डेवलप कैसे हुआ पाकिस्तान के अंदर, कि हम ये भी तो हो सकता था कि यहां से यूएसएसआर की तरफ जाते, लेकिन क्योंकि हम ये फैसला अवाम का नहीं था, बल्कि ये फैसला हमारी एलीट का था, पॉलिटिकल एलीट का या मिलिट्री एलीट का था। तो पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट तो ऑलरेडी यूके का हिस्सा थी,
यूके की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश राज था उसका हिस्सा थी, तो यूके हुआ या अमेरिका हुआ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अल्टीमेटली जो है फिर हमने अमेरिका की तरफ ही जाना था, तो हमें उसी से फायदा नजर आया। तो हमारी जो एलीट है उसने फिर हमारा पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान के बाद सेट किया इस ब्लॉक को ज्वाइन करके, और फिर हम इस ब्लॉक के साथ अटैच हुए अपने पॉलिटिकल कल्चर को, अपने डिफेंस को लेके और अपने डिफेंस डील्स को लेके हम इसके अगेंस्ट में, और खास करके इंडिया के अगेंस्ट में कि भाई इंडिया किसी भी टाइम पे अटैक कर सकता है। जैसे 48 की हमारी जो कश्मीर वॉर स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर भी हम फिर जो है हमने देखा कि भाई हमें तो एक पावरफुल अलाई की जरूरत है। तो ये जो अलायंस हमने बनाया, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, कि हमने यहां पे अपने रीजन के अंदर इंडिया के अगेंस्ट में अपनी ताकत को बैलेंस करना था, तो हमने क्या किया जी, हमने बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली अमेरिका से अलायंस बना लिया। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका ने अपने हमें यहां पे अलायंस का हिस्सा बनाया सीटो और सेंटो के अंदर, ताकि जहां यहां पे जो है वो यूएसएसआर को लेफ्ट और राइट से बढ़ने से रोका जा सके। इसी तरह फिर इंडिया हमने देखा यूएसएसआर का हिस्सा बना, वो कि ओपनली नहीं बना, उसने कहा मैं उन वाले का हिस्सा हूं जो किसी का भी नहीं है। ठीक है, ना एक साइड ब्लॉक का ना दूसरे का, लेकिन फिर भी वो दोनों से फायदा लेता रहा। तो अब उसने भी यहां बैलेंस ऑफ पावर के तहत ये काम किया। तो ये अलायंसेस बने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली। और इंटरनली हमने देखा कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। फिर 1950 से 1970s हमने देखा कोल्ड वॉर थी। ठीक है, कोल्ड वॉर 90 तक रही, लेकिन ये जो कोल्ड वॉर का फर्स्ट एरा था, हम इसमें यूएस ब्लॉक के बड़े स्ट्रॉन्ग करके हामी रहे। लेकिन इसमें हमने देखा 1965 की जो वॉर हुई, फिर 1971 की जो वॉर हुई, इसमें हमारा जो अलायंस थी यूएस के साथ, उसने हमारी हेल्प नहीं की, जबकि इसके अगेंस्ट में जो है वो यूएसएसआर ने खुल के जो है वो इंडिया की हिमायत भी की और इंडिया की हेल्प भी की। तो हमने देखा हमें हमारा ये जो स्ट्रेटेजिक कल्चर हमें यहां फायदा नहीं दे रहा। तो हमने फिर 1970 से 80 की अगर हम बात करते हैं तो हमने अपना झुकाव मिडिल ईस्ट की तरफ भी रखा और इस्लामिक ब्लॉक की तरफ भी रखा। और साथ में जो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया जी, उन्होंने फिर यूएसएसआर के साथ भी जो है वो पहली बार रिलेशंस को बिल्ड किया, कि ये हमारा उस टाइम पे जो स्ट्रेटेजिक कल्चर था उसका हिस्सा था, कि हम ये देख चुके थे कि अमेरिका जो है वो हमें कोई फायदा नहीं दे रहा। ठीक है, और हमारा जब हमें जरूरत है तो वो सामने नहीं आ रहा, तो हम क्यों जो है फिर खामखा में अपने आप को खराब करें। फिर 1980 से 1990s की बात करते हैं तो यूएस पार्टनरशिप पे हम दोबारा से गए। ठीक है जी, क्योंकि हम अफगान जिहाद था यहाँ पे, तो अफगान जिहाद में हमें फिर से जो है हमारी जो पॉलिटिकल एलीट थी या पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट जो थी, हम एस्टेब्लिशमेंट से कह सकते हैं, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो है फिर से फैसला किया हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर को चेंज करने का, और फिर से हम जो है वो चले गए वॉर के अंदर, क्योंकि हमें उससे पैसा भी मिलना था। और दूसरा हमने फिर इससे हमने क्या सीखा, जो 1971 की वॉर थी, हमने इससे ये सीखा था कि भाई क्योंकि हमारी हेल्प नहीं हो रही तो हमें अपने डिफेंस को जो है वो स्ट्रांग करना है। तो डिफेंस को कैसे स्ट्रांग करेंगे, अल्टीमेटली फिर हमें जो है वो एटमी हथियारों की तरफ जाना पड़ेगा, जो इंडिया 1974 में किया। तो हमने भी फिर यहां पे जो है वो एटमी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। उसके नतीजे के तौर पे हम जो है वो अमेरिका का हिस्सा भी बने, ताकि अमेरिका हमारे जो एटमी जो प्रोग्राम है इसको कुछ ना कहे। तो हमने भी फिर जो है अपने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है उनको तैयार किया, या न्यूक्लियर सिस्टम अपना तैयार किया अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली, कि भाई हमें जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए, यानी हमने हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री में हमारी वॉर्स हुई दो, 1965 की और 1971 की, और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो फिर ये फैसला किया कि हमें भाई हर सूरत में अब एटम बम बनाना है, क्योंकि इंडिया बना चुका, इंडिया हमारे पड़ोस में। फिर 1990 से 2000 देखते हैं तो ये इंटरनल चैलेंजेस यहां पे रहे हमारे, इसमें हमारा यूएस भी हमसे दूर चला गया, क्योंकि उसका मतलब भी पूरा हो गया हमसे, और फिर हम इंटरनल चैलेंजेस में यहां पे रहे। तो ये आप कह सकते हैं कि यहां पे जो है ना एक ट्राइका का ये पीरियड रहा, कि एक साइड पे इंडिया का हमारे थ्रेट रहा, दूसरी साइड पे पाकिस्तान की सिविल जो है वो लोग रहे, और दूसरी साइड पे जो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रही। तो ये इनके बीच में जो है ना, यानी एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे सिविलियन गवर्नमेंट, और दूसरी साइड पे जो है वो मिलिट्री, और 3-3 साल के लिए आती चेंज हो जाती। तो ये एक गेम यहां पे चलती रही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2001 से 2015 तक हम देखते हैं 9/11 के बाद के जो हालात बने दुनिया के अंदर, तो हम वॉर एंड टेरर का हिस्सा बने। ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो अटैक हुआ 9/11 में, तो उसमें अमेरिका ने क्या किया जी, अपना एक स्ट्रेटेजिक कल्चर अनाउंस किया, या एक अपनी जो मोनोपोली दिखाई दुनिया को, अपने अवाम को सबसे पहले एग्री किया कि भाई देखो उन्होंने हमारे मुल्क में हमें घुस के मारा। इसका मतलब ये है अगर वो हमारे मुल्क में, इतने पावरफुल मुल्क में जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां घुस के मार सकते हैं, तो हम भी ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के बाद दहशतगर्द जिस मुल्क में भी होंगे, क्योंकि हमसे तकड़ा तो कोई मुल्क नहीं है भाई, तो इसका मतलब ये जिस मुल्क में भी होंगे हम उस मुल्क में घुस के उन्हें मारेंगे। ठीक है, तो अवाम भी उस टाइम पे यूएस की इमोशनल थी, इसलिए उन्होंने यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया। बुश गवर्नमेंट सामने आई तो उनको सपोर्ट किया गया। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि पाकिस्तान भी नॉन नेटो एलाय बना। ठीक है, यानी नेटो का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन उसने फैसला किया हम नेटो को वॉर एंड टेरर के ऊपर सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, अगर वो आते हैं तालिबान के खिलाफ या अलकायदा के खिलाफ यहां पे, तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने उन्हें सपोर्ट किया। तो उसके बाद ये 9/11 के बाद दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, हम ये कहते हैं वो चेंज हो गया, क्योंकि फिर अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये बता दिया अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू, कि भाई या तो आप मेरे अगेंस्ट हैं या मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वॉर एंड टेरर के अगेंस्ट हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप
मेरे अगेंस्ट है तो इसका मतलब आप वॉर एंड टेरर के साथ हैं, अल्टीमेटली उसका ये मतलब था। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान साथ न देता उनका तो पाकिस्तान वॉर एंड टेरर के साथ था, तो फिर उसने पाकिस्तान के साथ भी वही करना था जो दूसरे मुल्कों के साथ वो करता। ठीक है, तो ऐसे में उसने पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करके एक पूरा का पूरा जो है वो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है उसको शिफ्ट करके एक नए एंगल पे ले गया दोबारा से, और आवाम को अपनी एग्री किया, और हम भी उसमें हिस्सादार बने। फिर 2015 से 2022 तक हमने पॉलिसी शिफ्ट की, क्योंकि हमारे ऊपर डबल गेम का बहुत ज्यादा चार्जेस लगे। फिर हमने देखा चाइना भी आ गया, चाइना की इन्वेस्टमेंट आई $46 बिलियन सीपैक के थ्रू। तो फिर हमने देखा कि अब हमें जो है वो पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो अभी तक स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस को लेकर बैठे हैं, हम जो है वो इकोनॉमिक अप्रोच को लेकर बैठे हैं। हमारा वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और वैसे भी अमेरिका ने यहां से चले जाना है, क्योंकि 2015 के बाद उसने अनाउंस किया था हमने जाना है। तो हमें फिर जो है वो 16 के अंदर हम रशिया भी गए, हमने दोबारा से जो है वो जो हमारे पुराने दुश्मन थे उनके साथ जाके दोस्तियां की। ठीक है, हम रशिया की तरफ गए, तो हमने वहां पे जो है वो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक शिफ्ट किया। तो ये हमारा हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड था हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेके। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि सिक्योरिटी चैलेंजेस और डिटरमिनेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान के लिए क्या चीज जो है वो तय करती है स्ट्रेटेजिक कल्चर को, या क्या हमारे चैलेंजेस हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल जो हमारा एरिया है, हम जहां पे लोकेट करते हैं, पाकिस्तान जहां पे है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं उनका हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। खास करके देखिए आप, एक साइड में हमारे साथ चाइना है, अब चाइना भी एटमी ताकत है और इकोनॉमिक पावर भी है। इंडिया है जिससे हमें थ्रेट है, चाइना से हमें फायदा है, इसका मतलब हम अपने कल्चर को चाइना के साथ रिलेट कर सकते हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर की अलायंसेस बना सकते हैं चाइना के साथ, क्योंकि हमारा दोस्त रहा, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड्स है हमारा। लेकिन इंडिया से हमें हर टाइम प्रॉब्लम रहा, कश्मीर इशू भी है, इसी तरह से ईरान के साथ भी हमारा कभी अप्स एंड डाउन चलते ही रहे हैं। ठीक है, अब वो सुन्नी और शिया की वजह से भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम चलते रहे, ऊपर से ईरान के ऊपर खुद पाबंदियां लगी हुई हैं, तो वो हमारा बॉर्डर इशू है। इसी तरह से एक साइड पे अफगानिस्तान है हमारे साथ, अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर कभी भी सेफ नहीं रहा, हमेशा ही वहां पे जो है ना सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो 20-50 किलोमीटर की हमारी अफगानिस्तान के साथ है, ड्यूड लाइन जिसे हम कहते हैं, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये जो हम ये कहते हैं सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल एरिया है हमारा, हम जहां पे रहते हैं यहां पे किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली हमें खुद को स्ट्रांग करना ही करना है। तो इनको देख के हम अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो बिल्ड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेक्टेरियन क्लासेस हैं पाकिस्तान के अंदर, सिविल मिलिट्री रिलेशंस बड़े प्रॉब्लम करते हैं हमारे। ठीक है जी, यानी सेक्टेरियन क्लैशेस हमारे क्या है, सिया सुन्नी का आप देख लें कितना इशू चलता है हमेशा हर बार। अब थोड़ा कम हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा अगर माजी में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये शिया और सुन्नी के फसादात आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उससे फिर ये इन्फ्लुएंस भी होता है कि हमने जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमने या तो केएससी की तरफ जाना है, यानी या तो हम सुन्नी स्टेट सऊदीया की तरफ जाएंगे, गो कि वो जो है वो अहले हदीस है लेकिन उनको भी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है। ठीक है, या फिर हम जो है वो शिया स्टेट जो है वो हम उसकी तरफ जाएं, ईरान की तरफ जाएं, फिर उसमें हमारे यहाँ पे डिवीजन आ जाती है। तो ये भी अब हमारा जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे रिलेशंस कुछ और तरह के हैं। ठीक है, और हमारे मिलिट्री रिलेशंस भी उनके साथ हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है। तो अल्टीमेटली ये भी चीज तय करती है, हमारा जो सेक्टेरियन इश्यूज है वो तय करते हैं कि भाई हमने जो है वो किस मुल्क की तरफ झुकना है या झुकाव रखना है अपना। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो आप देख रहे हैं आज भी मौजूद है, आज से 75 ईयर्स पहले भी मौजूद था। और वो क्यों है, वो इसी स्ट्रेटेजिक कल्चर को लेके है कि मिलिट्री ये समझती है कि जो सिविलियंस हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं कि वो जो है वो हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के मफादात को या हमारे जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसको जो है वो मजबूत कर सकें। इसी तरह से जो सिविलियंस हैं वो ये समझते हैं कि मिलिट्री हमें ग्रो नहीं करने देती। तो ये इस वजह से रिलेशंस कभी अच्छे कभी बुरे, मगर मोस्टली बुरे ही रहते हैं। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारा इशू है, जैसे मैंने कहा कश्मीर का सबसे बड़ा यहां पे इशू है कि कश्मीर की वजह से हमारा जो है तो हम उसकी अकॉर्डिंगली तय करते हैं चीजें। अच्छा, मिलिट्री है, डोमेस्टिक सिविल अफेयर्स के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है ये भी बड़ा इशू है हमारा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग भी हम चीजों को देखते हैं, और ये हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि मिलिट्री हमारी पावरफुल है, सिविलियन मैटर्स के अंदर उसकी बहुत ज्यादा मुदाखलत है, इस वजह से वो पावरफुल है। तो इसी वजह से हमारा जो बहुत से लोग मानते हैं कि पाकिस्तान भाई बचा हुआ है तो मिलिट्री की वजह से बचा हुआ है, इसका मतलब वो स्ट्रेटेजिकली अगर बात करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी जो दुनिया पब्लिक में जो है उसका नुक्ता नज़र है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इतना अच्छा नहीं समझते उन्हें, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात ये वो, खैर अब चीज़ें बदल रही हैं, देखते हैं, लेकिन ये चीज़ें तय करती हैं। पाकिस्तान फेसेस आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आइडेंटिटी क्राइसिस में हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ले सकते हैं। देखिए, एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि हम अपने आप को इस्लामिक भी पोर्ट्रे करते हैं। ठीक है, कि हम दुनिया के हर इस्लामिक कंट्री के साथ खड़े हैं, हम खुद को फंडामेंटलिस्ट भी जो है वो सम टाइम पोर्ट्रे करते हैं। जिहाद की हम बात करते हैं कि भाई जिहाद होना चाहिए, हमारी मजहबी जो जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना, आप खास करके देखें जितनी मजहबी जमातें हैं फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन के ऊपर आ जाती हैं, या कहीं पर आप देखें तो ब्लास्फेमी की अगर बात की जाए, ठीक है, नामूस रिसालत की बात की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो वहां पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। वो खुद से फैसला करते हैं कि हमने इसको सजा देनी है क्या नहीं देनी। वो हमारा इस्लामिक पोर्ट्रे है, फंडामेंटलिज्म है, दुनिया में फिर मैसेज कुछ और जाता है। इसी तरह से हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, या मिलिट्री लीडरशिप है, वो खुद को लिबरल शो करने की कोशिश करती है, उसमें भी स्कूल ऑफ थॉट्स है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हुकूमत में होते हैं वो खुद को लिबरली बताते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया से एड चाहिए, दुनिया के साथ ताल्लुकात चाहिए। तो फिर वो कहते हैं भाई हमसे बड़ा कोई लिबरल नहीं है और हम बड़े लिबरल हैं। तो फिर हमें वहां पे ये समझ नहीं आती कि हम फंडामेंटलिज्म को शो करें या लिबरलिज्म को शो करें, ठीक है। तो हम फिर किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखें, इस्लामिक कंट्रीज की तरफ रखें या वेस्ट की तरफ रखें। तो ये चीजें हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करती हैं कि हम अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करें। ये भी हमारा जो है स्ट्रेटेजिक कल्चर तय करता है। अच्छा, पॉलिटिकल सेंस में हमने कहा जैसे सोसाइटी आप देख लें, अब सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल सेंस में हमें कुछ इस तरह देखने को नहीं मिलता। गो कि अब जो है वो सोसाइटी थोड़ा सा अपने आप को उसने उठाया, अपने आप को जो है पावरफुल किया। हमारे यहाँ मॉडरेट भी हैं, कंजर्वेटिव भी है, ट्रेडिशनलिस्ट भी हैं। ये फिर वही बात है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी हैं और मजहबी के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ मजहबी जमातें खुद को मजहबी भी कहती हैं, लेकिन वो कहती हैं मॉडरेट हैं, ठीक है। हम यानी कि ठीक है भाई, ना हम फंडामेंटलिज्म को प्रमोट, ना हम जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं और ना हम ये कहते हैं कि हम इस्लामिक चादर उतार दें, हम इनके बीच बीच में हैं, ठीक है। तो जो कंजर्वेटिव है या जो बहुत ज्यादा तंग नजर हैं, वो बहुत ज्यादा मसले क्रिएट करते हैं। नहीं भाई, हमें जो है वो खिलाफत लेके आनी चाहिए, हमारा मुस्तकबिल खिलाफत में है या इस्लामिक सिस्टम के अंदर है, इस्लामिक सदारती निजाम के अंदर है। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एलीट जो है, ये आर्मी ही जो है हम ये कह ले वही तय करती है ज्यादातर, और उसी की सबसे ज्यादा पावरफुल है। और हमारी मिलिट्री की मोटिवेशन जो अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें कहा जाता है भाई सबसे पहले मिलिट्री की रेजिमेंट होती है, ठीक है भाई। वो अपनी रेजिमेंट के लिए वो लड़ेगा कि जैसे अगर कोई पंजाब रेजिमेंट है, बलोच रेजिमेंट की हम बात करते हैं, तो वो सबसे पहले अपने अगर वो कमजोरी दिखाएगा तो उस रेजिमेंट की जो है वो इंसल्ट होगी। फिर हम अपनी कौम के लिए लड़ते हैं, हमारी फौज की मैं बात कर रहा हूं, फिर वो कौम के लिए लड़ती है और फिर यानी कि उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि हम मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ज़िया एरा के अंदर हमने देखा इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया सिस्टम को, यानी फेथ को बहुत ज्यादा प्रेफर किया गया, ठीक है। और मिलिट्री के अंदर जो है वो तकवा को लाया गया, जिहाद को लाया गया, क्योंकि वो एरा ऐसा था और उसमें हमारे चैलेंजेस भी ऐसे थे अफगान जिहाद की वजह से। तो उसमें जो है ना पूरा मिलिट्री का आउटलुक एक चेंज कर दिया गया और जिहाद जो है उनमें, अब जैसे हम ये कहते हैं मिलिट्री हमारी एक लिबरलिज्म की तरफ हम उसे जाते हुए देखते हैं, लेकिन यहां पे इस एरा के अंदर हमें जो है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थॉट्स मिलिट्री के अंदर देखने को मिले। और अफगानिस्तान का जो इशू हुआ और सितंबर 11 के बाद फिर चीजें फिर बढ़ी और उसके थ्रू हमने जो चीजें चेंज की, वो जो चीजें चेंज की वॉर एंड टेरर के ऊपर अमेरिका को यानी यूएस को सपोर्ट जो किया, तो वो सपोर्ट वो भी हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा था, ठीक है। उन्होंने भी हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर डिटरमाइन किया कि अब हमने फ्यूचर में क्या चीजें जो है वो करनी है। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं एक्चुअली में, जिनको हम सामने रख के जो है वो स्ट्रेटेजिक कल्चर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड न्यूक्लियर फैक्टर की। हम अगर बात करें तो हमने जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर था, मैंने उसमें कहा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जिहाद हम ये कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि भाई हमने सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस्लाम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम अपने लिए तो करें ही करें, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो है पूरी दुनिया के अंदर उनके हुकूक के लिए भी लड़े। तो इसलिए हमें ये चीज थोड़ा सा इंकरेज करती है, थोड़ा पावर देती है कि भाई हम सुपीरियर हैं दुनिया के मुल्कों में, कि हम ये कहते हैं कि 57 कंट्रीज हैं और उसमें वाहिद पाकिस्तान है जिसके पास एटमी हथियार है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर कभी कोई हम करेगा तो हम जो है उसके खिलाफ एटम हम यूज करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक कहती है, हमारे एलीट का तो परसेप्शन कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिहाद का एक फैक्टर है उसकी वजह से हमने क्या किया जी, हमने अपने आप को स्ट्रांग किया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, ठीक है। और 1972 में हमने इसको स्टार्ट किया। और ये जो बांग्लादेश की हमारी 1971 की वॉर थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है हमें फिर एक ताकत बनाया, मिलिट्री ताकत बना दिया, यानी हमें एटमी ताकत बना दिया। और एटमी ताकत क्या थी, हमारे उसका हिस्सा थी। अब देखिए, अब इसमें बहुत जबरदस्त चीज आपको समझने को मिलेगी कि ये कहा जाता है कि भाई नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, और नवाज शरीफ साहब खुद भी इसके ऊपर क्रेडिट लेते हैं योम तकबीर के ऊपर, ठीक है, 28 मई के ऊपर, कि भाई वो ये कहते हैं कि ये जो योम तकबीर है एक्चुअली में ये हमारी या नवाज शरीफ साहब की ताकत की वजह से है, कि अगर वो ये फैसला ना करते, एटम हम तो पिछले 6-7 साल से बना हुआ था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनकी अटैक कर सके और दुनिया को दिखा सके कि हमारे पास ये डिफेंस है, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि भाई ये सारे का सारा इनका जो है फैसला था। और फिर कुछ ये कहते हैं इनका फैसला नहीं था बल्कि ये मिलिट्री का फैसला था और मिलिट्री ने ही इनसे ये करवाया। और फिर नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि भाई मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो इमदाद की ऑफर की गई, या मुझे कहा गया तुम पैसे ले लो लेकिन ये एटमी धमाके ना करो, लेकिन मैंने फिर भी किया। तो ये क्या चीज शो करती है कि नवाज शरीफ साहब ने क्यों किया। अगर हम इस क्यों का जवाब लेंगे तो हमें पता चलेगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इलीट का हिस्सा थे, और पॉलिटिकल इलीट को पता है कि अगर वो पब्लिक के साथ नहीं चलेगी तो अल्टीमेटली पब्लिक में उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव होंगे, पब्लिक उन्हें नहीं मानेगी। डरपोक लीडर्स को पब्लिक पसंद नहीं करती,
ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या किया, पब्लिक को खुश करने के लिए, अपने मुल्क के डिफेंस के लिए उन्होंने इस प्रेशर को भी बर्दाश्त किया, और इस प्रेशर को बर्दाश्त करके उन्होंने एटमी धमाके किए, अगर हम ये मानते हैं उन्होंने किए, तो उन्होंने एटमी धमाके किए। इसका मतलब ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर था, हमें बता रहा है कि हमारे लिए बीइंग इस्लामिक कंट्री इतने चैलेंजेस के साथ हमें बेशक हमें अपनी इकोनॉमी की कोई हमें फिक्र नहीं है, मईशत की फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मईशत जो है वो अहम नहीं है, हम रूखी सूखी खा लेंगे। ये हम जो पॉइंट ऑफ व्यू हम देते हैं कि हम रूखी सूखी खा लेंगे, मईशत का इशू नहीं है, लेकिन हम डिफेंस के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गुलामी में कभी नहीं जाएंगे, हम गुलाम नहीं हो सकते, हम आजाद हैं, हम क्योंकि मुसलमान हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, ठीक है। तो ये फिर बहुत सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं जो कि इस कल्चर को तय करती हैं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में अब हम क्या है जी, बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास एक चॉइस पहले भी थी माजी में और अब भी है। अब देखिए यहां पे इंडिया, हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं ना, ये है हमारे पास चाइना और ये है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या करता है जी, बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू अलायंस बना के वो कोशिश करता है कि अपने आप को किसी तरह से पावरफुल रखे। अब पाकिस्तान और इंडिया दो फैक्टर्स हैं यहां पे इस रीजन के अंदर। अब इंडिया की कोशिश है कि वो यूएस के साथ अलायंस बनाए, अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने आप को ताकतवर करे। किसके अगेंस्ट में? चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना ज्यादा ताकतवर है, तो इंडिया को चाहिए यहां पे बैलेंस ऑफ पावर के लिए अलायंस, ताकि यहां पे कोई भी मुल्क दूसरे के ऊपर एग्रेशन ना करे। अब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन ना करे, इसलिए पाकिस्तान जो है वो अपना झुकाव रखता है चाइना की तरफ। पहले यूएस की तरफ रखता रहा, लेकिन इंडिया भी यूएस की तरफ है, तो अब पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ अपने आप को देख रहा है कि भाई चाइना के साथ मैं रहूंगा तो इंडिया मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, या यहां पे जो है वो रीजन के अंदर बैलेंस किसी ना किसी शक्ल में रहेगा और मैं स्ट्रेटेजिकली इनसे फायदा लेता रहूंगा। तो ये जो अलायंसेज हैं एक्चुअली में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर तय करने में, क्योंकि हम अलायंस उसी के साथ करते हैं जहां से हमें अपने डिफेंस को ताकतवर करने का मौका मिले। अगर माजी में हम यूएस का हिस्सा थे या यूएस ब्लॉक का हिस्सा थे, तो हम क्यों थे? इसीलिए थे ताकि हमें वहां से ताकत मिल सके और हम अपने आप को स्ट्रांग कर सके। और उसी के नतीजे के तौर पे हमारी मिलिट्री जो है वो, हम ये कहते हैं कि दुनिया की छठी बड़ी फौज है, उसके पास बहुत ज्यादा जो है वेपन्स हैं, बहुत ताकतवर है। वो क्यों है? क्योंकि हम यूएस का हिस्सा रहे और यूएस से एड लेते रहे, हथियार लेते रहे। अगर हम यूएस का हिस्सा ना बनते अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अकॉर्डिंगली, तो क्या हमारे पास ये चीजें आती? अल्टीमेटली ना आती हमारे पास। इसका जवाब हमारे पास ना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये चीजें जो है, ये चीजें तय करती हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं वो तय करते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तय करते हैं, हमारा जो नेबरहुड है वो तय करता है कि हमने किस तरह से जो है, यानी वो तय करता मतलब वो डिटर्मिनेंट है, वो ये तय करता है कि भाई हमने किस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर को रखना है या कैसे रखा हुआ है और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा रिस्पॉन्ड के ऊपर हम बहुत ज्यादा देखते हैं जी। 27 फेब को हम एग्जांपल दी जाती है 2019 को, जब जो है वो अटैक किया गया, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, अभिनंदन को हमने पकड़ा, तो ये अभिनंदन को पकड़ा और फिर हमने वापस भी कर दिया। हमने शो किया कि भाई हमारा जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो बड़ा मेहमान नवाज है और हम बड़े सुपीरियर हैं, अगर आपने गलती की भी तो हम आपको माफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से जंग नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं। तो ये जो दोस्ती का एक हम कहते हैं कि भाई हमारा जो भी आता है प्राइम मिनिस्टर वो कहता है हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं भाई अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर कि भाई हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम अमन वाले हैं और हम दोस्ती और भाईचारा के थ्रू आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो फिर हम दुश्मनी करेंगे, दोस्ती करेंगे तो दोस्ती करेंगे जैसे हम चाइना के साथ हैं, लेकिन अगर दुश्मनी करनी है तो फिर हम दुश्मनी करेंगे और फिर हम उसके लिए गुफ्तगू तैयार रखेंगे। तो हम दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, हम दुश्मनी के लिए भी तैयार हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में अब घुल मिल गई हैं, बैठ गई हैं, उसका हिस्सा बन गई हैं। तो यहां पे इसको कंट्रोल को एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया। तो होप सो आपको भी समझ आ गया होगा कि स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है स्ट्रेटेजिक कल्चर या पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है। अब इसका थर्ड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम न्यूक्लियर डिफेंस पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।